आदाब नाजरीन, खैर मकदमी आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले जी सलाम पर वक्त हो गया कश्मीर एक्सप्रेस का। कराएंगे रियासत जम्मू और कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम खबरों से बाखबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मिलिटेंटों ने एक बार फिर से बनाया हिफाजती हमलों को निशाना। अनंतनाग में खानाबल पहलगाम रोड पर सीआरपीएफ पार्टी पर की फायरिंग। उधर बारामूला में धमाके से फैली अफरा तफरी। एन दौरे से कबल राम माधव का टला जम्मू दौरा। 2 रोजा दौरे पर आने वाले थे बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी। दौरे की मनसूखी से चर्चाओं का बाजार कर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का मरकजी एजेंसी एनआईए पर गंभीर संजीदा इल्जाम। कहा, पार्टी तोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है। मेंबरान को बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया जवाबी हमला। गीता मित्तल हो सकती हैं रियासत की नई चीफ जस्टिस। आला सतही कमेटी ने की गीता मित्तल के नाम की सिफारिश। मार्च से खाली पड़ी है हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की कुर्सी। और पुलिस एहलकारों को जिम्मेदार बनाने के लिए रियासती पुलिस की नई पहल। पुलिस एहलकारों की वर्दियों पर लगेंगे कैमरे। पहले मरहले में ट्रैफिक और नज्म नस्क देखने वाले एहलकारों की वर्दी लगाए जाएंगे। वर्दी पर कैमरे। और चलिए जम्मू कश्मीर की खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त कुपवाड़ा से आ रही एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों ने निशाना बनाया है। कुपवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों की दरअंदाजी नाकाम की है। और मिली इत्तला के मुताबिक एलओसी के करीब पाक हिमायती मिलिटेंटों ने हिंदुस्तानी सरहद में घुसने की कोशिश की, जिसे हिफाजती दस्तों ने नाकाम बना दिया है। कुपवाड़ा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई है। एजाज मंजर हमारे नुमाइंदे खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। एजाज, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर तो इसे देखा जाए, लेकिन क्या जो दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पकड़ने में या हलाक करने में कामयाबी हासिल की? जी एजाज। हेलो जी एजाज, क्या आप तक आवाज आ रही है? जी एजाज, ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी तो है, लेकिन क्या दरअंदाजी करने वालों को पकड़ने या फिर उन्हें हलाक करने में भी कामयाबी मिल पाई है? देखो, आज सवेरे की बात है। एलओसी के नजदीक जो टंगदार का एरिया है, इसमें सुबह कुछ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, तो फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। लगभग फायरिंग का तबादला 1 घंटे तक जारी रहा और उसके बाद फायरिंग बंद हुई। अभी तक जो इतलात मौलूम हुई कि अभी तक एरिया को कार्डन ऑफ करके और सर्च ऑपरेशन जारी है। जी, इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं एजाज? एजाज, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? एजाज से शायद हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। इस वक्त कुपवाड़ा से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोई तकनीकी दिक्कत जिसकी वजह से एजाज से हम जवाब नहीं ले पा रहे, लेकिन आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन भी किए जाने की बात कर रहे हैं एजाज। और वहां पर दरअंदाजी करने की फिराक में थे कुछ दहशतगर्द, जिसे नाकाम बनाया गया है। हालांकि क्या इन दहशतगर्दों को वापस ढकेल दिया गया और या फिर उन्हें हलाक किया गया या उन्हें पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई, इस बारे में तफसीली इत्तला अभी मिलने बाकी है। बता दें कि हाल फिलहाल में भी इस तरीके की कई बार कोशिशें की जाती रही हैं दहशतगर्दों की जानिब से, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने इस दरमियान कई ऐसी कोशिशों को नाकाम बनाया है जो दहशतगर्द कर रहे थे। कुपवाड़ा से ये खबर बता रहे हैं, जहां पर दरअंदाजी की कोशिश में थे कुछ दहशतगर्द, लेकिन इस कोशिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। बढ़ती खबरों में आगे, बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तान का मकसद सिर्फ कश्मीरियों को नुकसान पहुंचाना है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ये मंसूबा जो उसका है वो कभी कामयाब नहीं होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी लीडर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने को मजबूर हैं, लेकिन उसे कश्मीरियों से किसी तरह की मोहब्बत नहीं है। पाकिस्तान की ओर से कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक दफ़ा फिर से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई, जिसको सेना ने नाकाम बनाया है। इस पर बात करेंगे रविंदर रैना, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट। फिर से अभी भी इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश है कि सर्दियों से पहले कहीं किसी तरह। देखिए, पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्द हैं उनको अंदर भेजा जाए, वहाँ बेगुनाह लोगों का कत्ल किया जाए। पाकिस्तान इसलिए लगातार, चाहे केरन सेक्टर हो, कुपवाड़ा के ऊपर के एरिए हो, चाहे करना हो, गुरेज हो, उन एरिए से पाकिस्तान की, या रजौरी पुंछ के एरिए हो, पाकिस्तान की ये साजिश रहती है कि बंदूक वाले, ग्रेनेड वाले, उनको यहाँ भेजो, गोलियां चलाओ, बेगुनाह लोगों का कत्ल करो। लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान, आर्मी के जवान, हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ के जवान डटे हैं और पाकिस्तान को हम अपने लोगों के ऊपर हमला नहीं करने देंगे। पाकिस्तान चाहता है कि रियासत जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो। पाकिस्तान की साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। रविंदर जी, एक तरफ जो है पाकिस्तान में जब अभी इलेक्शन है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर कोसा गया है और वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ इन्फिल्ट्रेशन। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, इमरान खान हो वो मोदी मोदी कर रहे हैं, पाक बेनजीर भुट्टो की पार्टी हो वो मोदी मोदी कर रहे हैं, नवाब शरीफ की पार्टी हो वो मोदी मोदी कर रहे हैं कि हमको जिता दो, हम भी मोदी साहब की तरह काम करेंगे। इमरान खान कहते हैं मेरे को जिताओ, मैं मोदी साहब की तरह काम करूंगा। बेनजीर भुट्टो के जो लड़के हैं, बेटे हैं, वो कहते हैं कि मैं अगर आ गया तो मोदी साहब की तरह काम करूंगा। पाकिस्तान के अंदर भी मोदी साहब का डंका बज रहा है। इस वक्त हालात खराब करने की कोशिश है, खासकर कश्मीर घाटी में। तो आपको ये लगता है कि जो जिस तरह से आज इन्फिल्ट्रेशन की गई और काफी हैवी जो है फायरिंग और वहां की हुई है, पाकिस्तान के मंसूबे, उसकी चाल है कश्मीरियों को ज़बह करना। पाकिस्तान चाहता है कश्मीरियों का कत्ल करना, पाकिस्तान चाहता है कश्मीरियों को बर्बाद करना, लेकिन हम पाकिस्तान की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। उधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की एक पार्टी पर हमला कर दिया और यह हमला खानाबल पहलगाम रोड पर वाक़े बमजू मट्टन के करीब किया गया। खबर यह है कि हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हुए हैं। हालांकि सीआरपीएफ ने इन खबरों की तरदीद की है। हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और हमारे साथ खबर पर मजीद मालूमात के साथ खालिद मुंतसिर फोनलाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। खालिद, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त वहां पर हालात क्या है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस खबर की तरदीद की है। इसके पीछे भी क्या कोई खास वजह? देखिए सऊद, ये जो वाकया आज पेश आया मटन बुमजू खानाबल पहलगाम रोड पे, और ये जो रोड है काफी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी रोड से पहलगाम की ओर जो है सालाना अमरनाथ यात्रा जो जाती है, और इसके अलावा भी हजारों गाड़ियां जो उन सयाहों की है जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों से जो है कुदरती नजारों से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ पे आते हैं। और जो ये फायरिंग हुई तो उसके बाद जो है पूरे इलाके का मुआयना किया, जैसे कि आपने भी इस खबर को दोहराया। और जहां तक आपने सवाल पूछा कि क्यों इसकी तरदीद की गई, पहले जब ये फायरिंग जब हुई और पुलिस के मुताबिक जो पुलिस ने प्रेस बयान जारी किया है और उसमें कहा गया है कि ये फायरिंग जो है ये वेपन स्नैचिंग का एक हमला था, और इन्होंने बाकायदा तौर पर मिलिटेंट जो आए थे वो इस ताक में बैठे थे कि वो सीआरपीएफ एहलकार जो वहां पे ड्यूटी पे तैनात थे इनसे हथियार छीने, लेकिन वो चाकू चौबंद सीआरपीएफ एहलकारों ने उसका जवाब दिया, और जिसके चलते फिर हम यही कह सकते हैं कि मिलिटेंटों को हथियार छीने में नाकामी का सामना करना पड़ा। और जो ये इलाका है, जो इसकी टोपोग्राफी है, एक तरफ दरिया बहता है और दरिया के दूसरी तरफ जो है वहां पे बस्ती है, और इस टोपोग्राफी का फायदा जो मिलिटेंटों ने उठाया, क्योंकि काफी बिजी रोड है खानाबल पहलगाम रोड, तो इस रोड पे जो ड्यूटी पे मामूर थे सीआरपीएफ एहलकार, उन्हीं पे फायरिंग की गई थी और काफी नजदीकी से फायरिंग की गई थी, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई जख्मी हुआ। और पहले जो हमें सूत्रों से खबर चली थी, क्योंकि जब ये फायरिंग हुई और जो ये एरिया था, जो इलाका था, वहां पे जाना मुश्किल था, क्योंकि फायरिंग काफी शदीद हो रही थी। और उसके बाद ये खबर चली थी
ये खबर पहुंची थी कि 2 सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुए थे, लेकिन सीआरपीएफ के जो अफसरान है उनसे बात करने के बाद और बिलखुसूस पुलिस अफसरान से बात करने से यही पता चला कि कोई भी सीआरपीएफ जो है एहलकार जख्मी नहीं हुआ है गोली लगने से। हाँ, अगरचे जब फायरिंग का तबादला हुआ और जो टोपोग्राफी है वहां पे काफी पत्थर होते थे, उससे अगरचे सीआरपीएफ एहलकारों को अपनी पोजीशन संभालने में, लेकिन इन सब के बीच खालिद ये भी जानना चाहेंगे कि 2 जवानों के जख्मी होने की भी खबर थी, हालांकि सीआरपीएफ ने इसे डिनाई किया, लेकिन क्या ऐसी कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। सो देखिए, जो खबर थी सीआरपीएफ एहलकारों के जख्मी होने की, जो टोपोग्राफी है इलाके की वहां पे काफी पत्थर है। जब उन्होंने अपनी पोजीशन संभाली जवाबी कार्रवाई करने की, हमला करने की सीआरपीएफ एहलकारों, तो उस बीच हो सकता है जो उनको कुछ खरांचे आई हो, मामूली जख्म आए हो, तो वो उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, वो उस खाते में नहीं लिखा जाएगा कि हम ये कहें कि फायरिंग से जख्मी हुए हैं। ये हो सकता है कि वहां पे जो टोपोग्राफी है वो डिफरेंट है, वहां पे चलना भी मुश्किल है क्योंकि दरिया है और दरिया के बीच में जो आप जानते हैं कि दरिया में पत्थर होते हैं, तो उसपे दौड़ना, फिर हमला करना, पोजीशन संभालना काफी मुश्किल होता है। और इस हमले के फौरन बाद अगरचे आर्मी को भी तलब किया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस को भी तलब किया गया, और उसके साथ साथ जो एसटीएफ के भी दस्ते वहां पे आए और पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और घर घर तलाशों का सिलसिला शुरू किया गया। तो बिलखुसूस मिलिटेंटों की जो तलाश थी वो बड़े पैमाने पर शुरू की गई थी। और ये भी बताया जाता है कि मिलिटेंट, अभी तक जो खबरें हैं, अभी तक जो इतलात है, उनके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि मिलिटेंट शायद भागने में कामयाब हुए हैं। और इस वक्त के हालात की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल उस फायरिंग के फौरन बाद ही, चंद लम्हात के बाद ही जो है इस रोड पे, खानाबल पहलगाम रोड, क्योंकि इसी रोड पे यात्रा भी जाती है, और ठीक उसी रोड पे फायरिंग हुई जहां पे ये एहलकार तैनात थे। और इस रोड पे जो है ट्रैफिक के आमद रफ्त को जो है यकीनी बनाया गया, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हालात मामूल है और पूरे इलाके के मासरे के बाद भी जो है तलाशी कार्रवाई जारी है और किसी किस्म का कोई नुकसान, जानी नुकसान क्या नहीं किसी हुआ तरह की कोई गिरफ्तारी हुई है? ऑफिशियल तौर पर इसे डिनाई जो बार बार किया जा रहा है, ऐसा अक्सर होता नहीं है खालिद। बहुत मुख्तसर अंदाज में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं गिरफ्तारी की, तो जिस किस्म का ये वाक्य है, इस किस्म के वाक्यात में किसी की गिरफ्तारी अमल में लाना जो है वो मुमकिन नहीं होता है। मिलिटेंट्स आते हैं, दिन दहाड़े आते हैं या घात लगा के बैठते हैं, तो यकीनन ऐसा ही लग रहा है कि उनका जो है लोकल सपोर्ट इसमें काफी कम होता है। और ऐसे में जो है किसी की गिरफ्तारी अमल में अभी तक नहीं लाई गई है, बल्कि तलाशी कार्रवाइयां जो है बड़े पैमाने पर शुरू की गई थी ताकि मिलिटेंट्स को पकड़ा जाए। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका खालिद। और इधर बारामूला में पावरफुल धमाके से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। धमाका बता दें आपको कि आजादगंज इलाके में एक बंद दुकान के करीब हुआ और धमाका इतना तेज था कि पास खड़ी 2 गाड़ियों के शीशे चटक गए। धमाके के पास ही मौजूद एक घोड़ा भी जख्मी हो गया। मकामी लोगों के मुताबिक धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। कहा जा रहा है कि यह ग्रेनेड हमला था, हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर मामले की धमाके की जांच शुरू कर दी है। बता दें आपको कि यहां पर एक धमाका हुआ और इससे आसपास की गाड़ियों के शीशे तक चटक गए। एक घोड़ा भी जख्मी हो गया, हालांकि किसी शख्स के जख्मी होने की खबर नहीं है। बारामूला से हमारे नुमाइंदे याकूब लाला फोनलाइन के जरिए खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। याकूब, बताया यह जा रहा है कि यह दरअसल ग्रेनेड का धमाका था, लेकिन इसके बारे में अब तक कोई साफ हो चुकी है? कोई जानकारी इसके मुतालिक हासिल हो चुकी है क्या? देखिए, तकरीबन 2 बजे के आसपास जो है बारामूला के आजादगंज इलाके में जो है धमाके की आवाज सुनाई गई। इस धमाके के फौरन बाद जो है जो इलाके के लोग हैं वो महफूज मुकामात की तरफ जाने लगे। उसके बाद जो हुआ, सिक्योरिटी एजेंसियां जो है इस जगह पहुंची और उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। ताहम बताया जाता है कि एक दुकान के सामने जो है एक ऑटो भी खड़ा था जहां पे ये धमाका हुआ। जी, यहाँ पे ये धमाका हुआ। अभी तक जो है सुरक्षित सभी एजेंसियां जो है इसमें जांच में जुटी है। ताहम अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई कि वाकया ये ग्रेनेड ब्लास्ट था या ऑटो इंजन का ब्लास्ट था। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर किसी के जख्मी होने की खबर है क्या? क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पर ये जो धमाका हुआ उससे आसपास की गाड़ियों के शीशे टूट गए या फिर एक घोड़ा जख्मी हुआ। किसी शख्स को भी नुकसान पहुंचा क्या? काफी भीड़ भाड़ का इलाका है ये आजादगंज बारामूला का। खुशाइन बात यह है कि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ सर। चलिए, नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
इधर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव दवे के 2 रोजा दौरे की अगर बात करें तो यह कैंसिल हो गया है। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक राम माधव को आज जम्मू पहुंचना था, लेकिन ऐन आखिर वक्त में उनका यह दौरा रद्द हो गया। दौरा कैंसिल होने को लेकर के तरह तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, लेकिन सीनियर लीडरान का यह कहना है कि पार्टी के जरूरी काम की वजह से उनका प्रोग्राम मंसूख हुआ है। वाज़ेह हो कि इससे पहले बताया गया था कि दौरे के दौरान राम माधव कठुआ और सांबा भी जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम का शेड्यूल जारी होने के एक दिन बाद ही इसकी तरदीद कर दी गई और अब ऐन दौरे के दिन उनके न आने की खबर आई। बताया जा रहा था कि मुतवज़्ज़ा दौरे के दौरान राम माधव 2019 इंतखाबी तैयारियों के हवाले से सलाह मशविरा और मजलिसे आमला के मेंबरान के साथ मीटिंग के लिए भी आ रहे हैं। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि दौरे के मनसूखी का कोई सियासी मायने ना निकाला जाए। जी सलाम ने जब उनसे दौरा मनसूख होने के पीछे की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। अब राम माधव यहां आने वाले थे, आज शाम तक पहुंचने वाले थे और सुना है कि उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, क्या कहेंगे? ये चीज़ें चलती हैं, कई बार कोई ऐसे काम हो जाते हैं जो यहाँ आने से ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे लगता है उसी का हिस्सा है। कोई खास वजह है? मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। कविंदर गुप्ता, जिनका कहना है कि महबूबा इस वक्त फ्रस्ट्रेशन है, एक तरह से बौखलाहट है उनकी, जो इस तरह से इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को मजबूत कर चुकी है और 2019 का जो इलेक्शन है वो बीजेपी ही जब पूरे देश में अपनी सरकार बनाएगी। मैं नाशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और जम्मू से हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। राजन, राम माधव का जो दौरा कैंसिल हुआ, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या मायने निकाले जाएं? हालिया वर्षों में ऐसा पहली दफा हुआ कि ऐलानशुदा प्रोग्राम को ऐन दौरे के दिन ही रद्द करना पड़ा हो। जी साउद, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमें बीजेपी से पहले ये समाचार मिला कि राम माधव का 2 दिन का प्रोग्राम है, 21 शाम को वो पहुंचने वाले थे, आज वो पहुंचने वाले थे और कल वो एक बहुत क्रूशियल जो मीटिंग थी उनकी, जितने भी विधायक थे या एमएलसी थे उनके साथ यहाँ जम्मू में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन यकायक जब हम पहुंचे वहां पे तो ये बताया गया कि जो उनका प्रोग्राम है वो ऐन मौके पर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो उसकी वजूहत जो है अभी तक खुल के सामने नहीं आई, लेकिन जब पार्टी जराये से हमने पूछा कि क्या वजह क्या है तो उनका कहना था कि अभी उनको शायद हैदराबाद जाना है, दिल्ली से उनका प्रोग्राम है वहां पर, और ये इस तरह से तभी इसमें कुछ बदलाव लाए गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो उनका विजिट था वो अभी टल गया है, और लेकिन इसके लिए इसमें अटकलों का जो बाजार है वो भी गर्म कर दिया है, क्योंकि यहाँ जो विधायक हैं उनमें पहले ये बात अंदर खाते चली थी कि शायद राम माधव कोई रोड मैप लेके आएंगे, क्योंकि हालात जो है जो मरकजी हुकूमत के मुताबिक जो है मामूल पे आ चुके हैं। और अभी हाल ही में जो है यहाँ से भी जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो दिल्ली में जाकर आला कमान से मिल के आए थे। उनको जो यहाँ के हालात हैं जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल के बाद क्या काम हुए हैं वो सब जानकारी दी गई, और क्या सरकार बनानी चाहिए उस पर भी चर्चा हुई थी उनकी। और उसके बाद ये था कि पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह से जो है मशवरा करके शायद ऐसा लग रहा था कि राम माधव आएंगे और विधायकों को एक सूचना देंगे, और उसके बाद जिस तरह से अमरनाथ यात्रा खत्म होगी उसके बाद जो इस तरह की जो पहले से ही बातें चल रही हैं कि सरकार बना सकते हैं रद्द करना। और जिस तरह से अभी पार्टी के कई लीडर ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं था उनका जो ये विजिट है वो कैंसिल हो चुका है, और कुछ ही लीडर थे जिनको ये पता था। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐन मौके पे उसको खारिज किया गया है, और इसके पीछे क्या है, इसके वजह है, ये भी साफ तौर पे समझ नहीं आ पाई। जी आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका राजन। ये देखना होगा कि आखिर क्या वजह थी और क्या वाकई कोई इसकी सियासी वजह है, कोई सियासी मतलब है भी, या फिर वाकई कोई ऐसा जरूरी काम आ गया जिसकी वजह से राम माधव नहीं आए। इधर साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एनआईए पर पार्टी लीडरान को हरसा करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि नेशनल
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नाराज मेंबरान को पार्टी तोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। साबिक वजीर आला के मुताबिक पार्टी के कुछ असेंबली मेंबरान ने उन्हें इसकी जानकारी दी, हालांकि उन्होंने इन मेंबरान का नाम नहीं बताया। वाज़ेह हो कि पार्टी के चंद सीनियर लीडरान ने आला क़यादत के खिलाफ महाज खोल रखा है। ऐसी भी खबर है कि अमरनाथ यात्रा के बाद इनकी मदद से बीजेपी की क़यादत में नई हुकूमत तश्कील की जा सकती है। उन खबरों पर महबूबा ने सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत में बदअमनी पैदा करने की साजिश कर रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर आला कविंदर गुप्ता ने इन इल्जामात को पूरी तरह से बेबुनियाद करार दिया। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत गंवाने का दर्द जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को छिपाने के लिए वो एनआईए पर इल्जाम लगा रही है। साबका मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से कभी ऐसा बयान दिया जाता है कि दिल्ली की तरफ से पीडीपी को तोड़ने का काम किया गया है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि दिल्ली बीजेपी जो है वो एनआईए की जरिए पीडीपी के लीडरान के ऊपर दबाव बनाए हुए है। इस पे बात करेंगे। साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं महबूबा मुफ्ती का ये बयान कि एनआईए का जो दबाव बनाया गया है उनके लीडर्स के ऊपर ताकि पीडीपी को तोड़ा जा सके? महबूबा जी का ये जो बयान है बिल्कुल आधारहीन है, बेसलेस है। और मेरा ये कहना है कि जो उनकी पार्टी में अपनी एक निराशा का वातावरण जो बना हुआ है, जो एमएलएज उनसे दूर जा रहे हैं, उनकी ये फ्रस्ट्रेशन है। यही चीज़ दर्शाती है। यहाँ तो किसी का नाम ले एनआईए के माध्यम से किसी को तंग किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बेसलेस और आधारहीन इस तरह के बयान देना मुझे लगता है कि जिम्मेदार व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। पहले भी अलगाववादियों के प्रति उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा वो देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एनआईए की कार्रवाई हुई है सभी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ वो ठीक नहीं है। उसमें उन्होंने जो दुख्तराने मिलत की जो आसिया अंदराबी है उनका भी नाम लिया। इस तरह से अब खुल के जो है सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करना और एनआईए पे निशाना साधना कैसे देखते हैं? बिल्कुल सत्ता से चले जाने के बाद इस प्रकार की बयानबाजी अच्छी नहीं है। उन्होंने जो पहले काम किया इसमें एक बैलेंस बना कर रखा, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एकदम से बदलना और अपने उनको लगता है कि हमारी जो बैक है यही लोग हैं, ऐसा नहीं होता है। जो गलत है इस देश की एकता और अखंडता के लिए नुकसान पहुंचाने वाला है, उसको हमेशा मुझे लगता है कंडेम करना चाहिए। क्योंकि अब ऐसा भी लगता है, आपको लगता है कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती को ऐसा भी लगता है कि अब जो चीफ मिनिस्टर है वो नहीं होंगी अगर हुकूमत बनती है, तो कहीं ना कहीं वो भी फ्रस्ट्रेशन है कि उनको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से हटा के अगर पीडीपी के कुछ एमएलए जाते हैं और बीजेपी उनमें से या सजाद गनी लोगों को चीफ मिनिस्टर बनाती है या बीजेपी का कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाती है, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है इस वक्त। देखो, ये उनका अंदरूनी मामला है, उनको अपनी पार्टी को संभाल कर रखना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी पर कोई इल्ज़ाम देना चाहिए। बाकी परिस्थितियां कश्मीर में किस प्रकार की बनती हैं ये तो समय आने पर पता लगेगा, उसके बाद ही कोई चीज़ें निर्णय लिया जा सकता है। कविंदर जी, जिस तरह से उनके इल्ज़ाम देखने को मिले हैं, ऐसा लगता है कि अगर हुकूमत बनाई जाती है उसके बाद वो चुप नहीं बैठेंगी और हुकूमत को घेरने की कोशिश करेंगी और खासकर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेंगी, ऐसा आपको लगता है? देखो, पहले ये तो तय हो कि सरकार कौन बनाता है, कौन आगे आता है, उसके बाद ही चीज़ें तय होंगी। मुझे लगता है अभी इस पर अभी वो समय नहीं आया। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी महबूबा के इन इल्जामात पर सवाल उठाया है और पार्टी तर्जुमान सारा हयात शाह ने यह कहा है कि इख्तिदार में रहते हुए उन्हें एनआईए की कार्रवाइयों पर क्यों नहीं लबकुशाई की। उन्होंने मैडम, किस तरह से आप इस बयान को देखते हैं? देखिए, जो वज़ीर आला थी महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनका आज इस डेट पे ये बयान देना कि भाई उनके तंजीम को तोड़ा जा रहा है, एमएलएज को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, या फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद उनको मिनिस्ट्री पोर्टफोलियोज दिए जा रहे हैं। अब तीसरी बात सामने वो ला रही हैं, कह रही हैं कि जो एनआईए है वो उनके जो एमएलएज हैं उनको थ्रेटन कर रही है। आप मुझे खुदा के लिए बताएं, अगर उनके एमएलए साफ हैं,
और उन्होंने कोई इधर उधर के काम नहीं किए हैं, तो एनआईए से काहे का डर? तो वो क्यों डर रहे हैं एनआईए से? उनको तो वेलकम करना चाहिए था कि भाई वो तो गए भी थे, वहां से मिलके भी आए। देखिए, मेन स्ट्रीम में दबाव होने की बात नहीं है। जब हम कहते हैं कि किसी के ऊपर एनआईए रेड होने वाला है, तो ये उनकी करतूत पे रेड होने वाला होता है। और जब रेड होती है किसी के काम पे, देखिए किसी भी प्रोफेशन में कोई भी हो, अगर काम कुछ गलत हो, करप्शन हो, तो वो सामने आए तो वो उस इंडिविजुअल के लिए खराबी है और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो काम कर रहा है उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ऑब्वियसली जो मैडम मुफ्ती इस वक्त ये बयान दे रही हैं कि एनआईए की वजह से मेरी तंजीम टूट रही है, तो ये एक बड़ा अजीब सा बयान है, क्योंकि ये जो एनआईए की रेड्स हैं, मैडम को आज याद आया कि भाई सेपरेटिस्ट के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर जो है एनआईए की रेड्स हो रही हैं, लेकिन ये तो 2016 से हो रही हैं। वो लोग तो तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं जिनके ऊपर रेड्स हुई, तो तब तो मैडम ने कुछ बात नहीं की, वो तो तब इस रियासत की वजीर आला थी। देखिए, जो इस वक्त हो रहा है, हमने तब भी कहा भाई आप लोग दबाव मत बनाइए। जब 2016 में रेड्स शुरू हुए, हमने कहा कि किसी पे भी दबाव ना बनाया जाए, क्योंकि हालात यहाँ खराब थे। हम हालात को सही करने के बजाय हम इन सब चीजों पर ध्यान दे रहे थे, हम लोगों को दबा रहे थे, एनआईए रेड्स कर रहे थे। ये तो हम तब से कहते आ रहे हैं, लेकिन तब से हमारी किसी ने सुनी नहीं। और तब हैरत की बात यही है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ही तब रियासत की वजीर आला। वाकई इधर दिल्ली हाई कोर्ट की कायम मुकाम खातून चीफ जस्टिस मोहतरमा गीता मित्तल जम्मू हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस हो सकती हैं। दरअसल सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस राजन गोगोई और जस्टिस मदन बी लोकुर पर मुश्तमिल आला सतही कमेटी ने गीता मित्तल को रियासत का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की है। वाज़ेह हो कि जस्टिस बदर दुरेज अहमद के सुबकदोश होने के बाद गुज़श्ता मार्च से रियासती हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कुर्सी खाली पड़ी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट की सीनियर जज गीता मित्तल अप्रैल 2017 से दिल्ली हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस का ओहदा संभाले हुए हैं। हनीप्रीत मामले की सुनवाई कर चुकी जस्टिस गीता मित्तल ने समाजी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर कानूनी नुक्ता नजर से कई किताबें लिखी हुई हैं। हुकूक इंसानी, खवातीन, मजहब, कॉरपोरेट की जिम्मेदारियों और इन तमाम जैसे मौजुआत पर उनकी लिखी किताबें इल्मी हल्के और लीगल फर्टिनिटी में काफी मकबूल है। मुख्तलिफ इदारों और सरकारी कमेटियों से वाबस्ता जस्टिस गीता मित्तल को जुलाई 2004 में दिल्ली हाई कोर्ट का एडिशनल जज मुकर्रर किया गया था। सभी कोर्ट में प्रैक्टिस कर चुकी गीता मित्तल को फरवरी 2006 में मुस्तकिल जज बनाया गया। इधर रियासती पुलिस ने सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत करने और ड्यूटी के दौरान शफाफियत बरतने के लिए एक नया तजर्बा करने जा रही है। वो पुलिस एहलकार दरअसल अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से अंजाम दे, इसके लिए अब उनकी वर्दी पर कैमरे नस्ब करने का फैसला किया गया है। रियासती पुलिस के चीफ एसपी वैद ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले से पुलिस एहलकारों की हरकत व सकनात पर भी नजर रखी जाने में मदद मिलेगी। डीजीपी के मुताबिक पहले मरहले में उन पुलिस एहलकारों की वर्दी पर कैमरे लगेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक का नज्म नस्क देखने का काम करते हैं। कैमरे की मदद से शरपसंद अनासिर की शनाख्त करने में भी आसानी होगी। इससे अच्छी पुलिसिंग होगी। एविडेंस सामने आती है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, मैंने गलती की, आपने की, सामने पता चलेगा। आप कहते हो ट्रैफिक वाले ने शराब पी है और 2 थप्पड़ मार दिए, तो पता चलेगा शराब उसने पिया है या सामने वाले ने। जी इट विल। राजस्थान के मशहूर फैशन गुरु प्रसाद बिदापा ने जम्मू कश्मीर में दम तोड़ रही हैंडीक्राफ्ट्स के सनत को दोबारा से जिंदा करने का जिम्मा उठाया है। प्रसाद इन दिनों श्रीनगर में हैं। दौरे के दौरान शॉल, नबादा और पेपर माची बनाने वाले कारीगरों से उन्होंने मुलाकात की। बता दें कि सनत की मौजूदा सूरत हाल की जानकारी हासिल भी की उन्होंने। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर के दस्तकारों को मदद की जरूरत है और इस हवाले से उन्होंने आइंदा साल श्रीनगर में बड़े पैमाने पर एक नुमाइश का एहतमाम करने की भी बात कही है। पहले बताएगा कि कश्मीर विजिट का आपका क्या प्रोग्राम रहेगा? कश्मीर आने में हमको बहुत खुश लगता है। ये मेरा सेकंड विजिट है और यहाँ का क्राफ्ट फॉर्म्स और क्राफ्ट्समैन से मिलने आया हूँ मैं, बहुत डिज़ाइनर्स के साथ।
क्योंकि कश्मीर का क्राफ्ट बहुत अलग है, बहुत अनेक है, और इसको हम मेंटेन करके मॉडर्नाइज करके हमको भारत को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ से भी मॉडर्न प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। इनका नमदा, आपके लकड़ी का काम, मेटल का काम, इतना क्राफ्ट्स है यहाँ, इतना ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स है, और इसको मॉडर्नाइज करके हमको बड़ा मार्केटिंग एफर्ट करना चाहते हैं इसमें, जो जैसे हम राजस्थान में किए हैं, जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक, जैसे ही हमको एक कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का हेरिटेज वीक बना के एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं हम क्राफ्ट्समैन के लिए। तो कैसे पॉसिबल होगा गवर्नमेंट की मदद के बगैर, क्योंकि सरकार फिलहाल जो है मौजूद नहीं है, उससे पहले भी सरकार थी लेकिन ज़्यादा इस बारे में संजीदा नहीं थी। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट, इन लोगों के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करें? हम गवर्नमेंट का हेल्प मदद लेंगे, बिकॉज उनको भी जाना चाहते हैं कि दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी लॉस्ट। ये तो is something so important. It is something that is intrinsic to Kashmir, intrinsic to India. It is something that we have to take to the rest of the world, not just to the rest of India, to show them the beauty of the product. So we will bring many designers over here. हम नया जुगल बनाएंगे इनके साथ, नया partnership. So जो designers can learn from the craftsmen, craftsmen can learn from the designers. 10 साल पहले 7,000 people थे, आजकल किसी को उनके बेटे नहीं आते हैं बिजनेस में, उनके सफरिंग देखा है उनका पेरेंट्स का, वो क्यों आके क्या करेगा वो आके। सो इसलिए हम उनसे कहते हैं, यू कम इन टू द बिजनेस, वी विल क्रिएट न्यू डिजाइन, हम आपको जिंदगी और तुम्हारा चेंज करेंगे आपकी जिंदगी को, एंड वी विल शो द वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू। इट इज क्या विद्या जी, क्या कमजोरियां रही अभी तक कि इस आर्ट को कंट्री लेवल पर, उस मार्केटिंग लेवल पर नहीं लिया जा सका जितना इसको अपनाने की जरूरत थी? अभी कश्मीर का क्राफ्ट्स अब सारे शहर में मिलता है, मगर वो बहुत एक्सपेंसिव भी है और बहुत चेंज नहीं होता है इसमें। हम इसको मॉडर्नाइज करना है, इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे जापान में या यूरोप में, यहाँ भी बताना चाहते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं हमारा टेक्निक लेके, आपके रंगों में, आपके डिजाइन्स में कुछ नई दिशाएं बताना चाहते हैं हम इन लोगों को। तो आखिर पे क्या मैसेज होगा आपका कि इस चीज़ को कॉन्फ्रेंस वगैरह कब मतवक्को है, और कितने कंट्रीज से, सारा कंट्रीज से और अपने स्टेट से कितने लोग आ रहे हैं? हम अभी 25 डिज़ाइनर को ले आएंगे, हम कोलंबो से भी डिज़ाइनर्स ले आएंगे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, सारे मिलके यहाँ एक अच्छी सी प्रोग्राम बनाएंगे, और 2-3 महीने में नया प्रोडक्ट बना के हम यहाँ फैशन शोज, क्राफ्ट शोज, एग्जीबिशंस सब करना चाहते हैं हम लोग। तो कब डेट है, सितंबर तक? सितंबर नहीं, वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हम तो देख रहे हैं 2019, जब भी मार्च अप्रैल में विंटर के बाद हम यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम रखेंगे, और वो प्रोग्राम दिल्ली जाएगा, मुंबई जाएगा और बेंगलोर जाएगा। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बल्दिया और पंचायत इंतखाबात के पेश नजर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन तैयारियों को आज उस वक्त मजबूती मिली जब जम्मू में बड़ी तादाद में नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत का ऐलान किया। रियासती सदर रविंदर रैना की मौजूदगी में नौजवानों ने पार्टी की रुकनीत हासिल की। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए रियासती सदर ने कहा कि आज का नौजवान पीएम मोदी के साथ खड़ा है। देखिए, आज जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने शमूलियत की है, नौजवान शामिल हुए हैं। इस देश के अंदर इस समय नरेंद्र मोदी साहब की ज़बरदस्त लहर है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां भी जाएंगे आप देखो, हज़ारों की तादाद में नौजवान बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, और उसी सिलसिले में आज भी यहाँ ज्वाइनिंग हुई है। और हमें पूरे यकीन है कि इस साल कि जो 2019 में इलेक्शन होंगे पार्लियामेंट के, बीजेपी इस मुल्क में 400 से ज्यादा पार्लियामेंट की सीटें जीत के आएगी। रघुनाथ मंदिर सेवा समिति ने रियासत में मौजूद तमाम मंदिरों में पब्लिक बोर्ड कायम करने का मुतालबा किया है। जम्मू में सहाफियों से बात करते हुए समिति के सदर राजीव महाजन ने मंदिरों में फैली बदउनवानी रोकने के लिए श्राइन बोर्ड की तर्ज पर ही पब्लिक बोर्ड कायम करने का मुतालबा किया। इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि जो हमारा रघुनाथ मंदिर है इसको भी किसी श्राइन बोर्ड में लिया जाए। रघुनाथ मंदिर को, बावे वाली माता रानी को और कोल कंडोली माता को, इन तीनों का एक श्राइन बनना चाहिए। जो भी इसमें चढ़ावा एकत्रित होता है उस चढ़ावे से बाकी जो हमारे छोटे
मंदिर हैं जिनका किसी प्रकार से कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, देख रेख ही नहीं है, जो बड़ी जर्जर हालात में है, उनकी डेवलपमेंट भी हो सके। अमरनाथ यात्रियों की कयाम गाह में घुस आए भालू को दोबारा से जंगल में छोड़ दिया गया। जी हां, कयाम गाह में भालू घुस आया था और गुज़िश्ता दिनों यात्रा शुरू होने से पहले ही अमरनाथ गुफा की जानिब जाने वाले रास्ते में एक भालू को देखा गया था। भालू का ये वायरल वीडियो जो है वो खूब वायरल हो रहा था। वीडियो में यात्री भालू को बचाते हुए देखे जा सकते हैं। दरअसल खाने की तलाश में भालू यात्रियों के लिए बने एक लंगर खाने में घुस गया था और इसी कोशिश में उसका सर टीन के एक डिब्बे में फंस गया। 2 मिनट के इस वीडियो में लोगों को भालू का सर निकालने की कोशिश करते हुए देखा जा रहा है। मौके पर पहुंचे महकमा जंगलात के एहलकार भालू को बेहोश कर अपने साथ ले गए और उसे दोबारा से जंगल में छोड़ दिया। रियासत जम्मू और कश्मीर के अहम फुटबॉल टूर्नामेंट में एक पुलिस मार्टायर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। श्रीनगर वाक़े TRC ग्राउंड में 30 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह DGP SP वैद ने किया। इफ्तिताही मुकाबले से कबल ड्यूटी अंजाम देते हुए शहीद हुए पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश की गई। लीग कम नॉकआउट की बुनियाद पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ इदारों और क्लबों की 34 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट में जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपए, जबकि रनर अप को 75 और तीसरे मकाम पर रहने वाली टीम को 50,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। रवायत के मुताबिक टूर्नामेंट का इफ्तिताही मुकाबला JKFA वेटरन और JK पुलिस वेटरन के बीच खेला गया। इधर सयाहती मकामात के आसपास बुनियादी सहूलत का क्या आलम है, इसकी एक मिसाल सोपोर के हयागाम इलाके में वाक़े न्यू कॉलोनी वीर में देखी जा सकती है। 5 साल कबल सरकार ने हयागाम को दरअसल टूरिस्ट स्पॉट का दर्जा दिया था, लेकिन दिलकश कुदरती मनाजिर और आबशार सयाहों को काफी मुतासिर करते हैं। सयाहों के लिए यहां पर खूबसूरत हट बनाए गए हैं। दूसरी तरफ महज चंद मीटर के फासले पर रहने वाले न्यू कॉलोनी वीर को लोग बिजली से महरूम हैं। एक दहाई कबल ही यहां पर बस्ती आबाद हुई थी। बस्ती तो आबाद हो गई, लेकिन सरकार बिजली सप्लाई देना भूल गई। मकामी लोगों का कहना है कि इस हवाले से मकामी रुकन असेंबली, MLC और आला हुक्काम का कई दफा उसको दरखास्त दी गई, लेकिन सिवाय यकीन दहानी की अब तक कुछ भी किया नहीं जा सका। उसको वीर कहते हैं हम। ये टूरिस्ट स्पॉट बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा तवज्जो इस पर दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा और रोज़गार के वसाइल भी यहाँ पैदा होंगे। और ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। बस हमारी डिमांड ये है कि ये डेवलप होना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए, इसको पूरी तवज्जो देनी चाहिए। और इधर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खते इफलास यानी कि बिला पावर्टी लाइन जुमरे में शामिल लोगों को कयामगाह फराहम कराया जाता है, लेकिन भदरवाह ब्लॉक में ये स्कीम BPL के मुस्तहिक अफराद के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम साबित नहीं हो रही। ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। 8 अफराद पर मुश्तमिल शौकत अली खान का कुंबा 3 माह कबल सरना पंचायत वाक़े मलसू नामी इस गाँव में एक छोटे से कमरे में रहता था, लेकिन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मेहरबानी से ये कुंबा गुज़िश्ता अप्रैल से खुले आसमान के नीचे प्लास्टिक का खेमा डालकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दरअसल RDD एहलकार के जरिए उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत उनके लिए 1,30,000 रुपए सैंक्शन हुए हैं। रकम की पहली किस्त हासिल करने के लिए उन्हें फौरन पक्के मकान की तामीर शुरू करने की हिदायत दी गई। उधार की रकम से उसने मकान की तामीर शुरू करवाई, लेकिन 3 महीने होने को आए, आज तक वो पहली किस्त का इंतजार ही कर रहा है।
उसका इल्जाम है कि किस्त रिलीज करने के लिए कमीशन मांगा जा रहा है। पैसा है नहीं, इसलिए न फंड मिल रहा है और न ही मकान बन पा रहा है। सर खाने के लिए वीडियो मांगता है, क्लर्क मांगते हैं, उनके लिए खर्चे दे दो फिर आपका काम बनेगा। हमें कहा कि इसी में से निकाल पैसे, हम इसी में से देंगे, मेरे पास आज कुछ है ही नहीं। इस स्कीम के हवाले से बीपीएल फैमिली का तजुर्बा बेहद नाखुशगवार साबित हो रहा है। शौकत अली के जैसे कई दीगर अफराद भी देही तरक्कियाती महकमे की लापरवाही और अदम तवज्जही का शिकार हैं। माली इमदाद न मिलने के सबब इन लोगों को साहूकारों के हाथों बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ रही है। 4 महीने पहले उन्होंने जबरदस्ती हमारे साथ की, चले अपना मकान खोलो, हम पैसे देंगे, ये मकान बनाओ। अब हमारी हालत क्या है, इतना हवा बारिशों में हमारा माल दरबदर, बच्चे दरबदर, कहाँ जाएंगे। कहते आप प्लान दे दो, हम पैसे दे देंगे। तो आज तक न पैसे दिए न कुछ। इस बारे में जी सलाम की टीम ने जब बीडीओ से बात की तो उन्होंने बताया कि बैंक अकाउंट में खामी के सबब किस्त ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। रिश्वत की शिकायत पर उन्होंने जांच कराने की यकीन दहानी कराई। ऐसा नहीं है, इनके डायरेक्ट अकाउंट में ये पैसा जाता है। इनकी ग्रीवेंसेस मैंने सुनी है, तो काफ़ी हद तक इनकी जो शिकायतें वो बजा है। तो लेकिन हमारे ऑफिस का रिकॉर्ड जो है, इन्होंने अपने प्रोसेस के तहत, क्योंकि इस स्कीम की जो गाइडलाइंस है, हमें 30 डेज के अंदर अंदर किसी भी PMAY बेनिफिशियरी के अकाउंट को ट्रांजैक्शन करनी होती है ऑन पेपर्स। इसकी मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। अभी किसी भी एजेंसी से अगर आपको इसको चेक करवाना होगा, आप करवा सकते हैं। और ये 50,000 अभी प्रोसेस में है। होपफुली 2 और 3 डेज के बाद इनको मिलेगा। प्रूफ सिस्टम है, गवर्नमेंट ने बनाया है, ऑनलाइन सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। मुझे लगता है किसी भी बेनिफिशियरी को डायरेक्ट अपनी चेयर के साथ रब्ता करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिसर कोई ज्यादा दूर की बात नहीं होती है। आज का डोर स्टेप पे गवर्नमेंट ने ऑफिस खोले हुए हैं। तो आप मेरे पास है, जिस भी किस्म की शिकायत होगी वी विल ट्राई इंशाल्लाह बेस्ट कि जो भी कोई अच्छा हमारी तरफ से होगा। वजीर आजम की फ्लैगशिप स्कीमों में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना अपनी नवयत के एतबार से काफी अहम है। सबको घर और सबको छत फराहम करने वाली ये स्कीम खते इफलास से नीचे जिंदगी बसर करने वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन रिश्वतखोरी का मर्ज इस स्कीम को कामयाब नहीं होने दे रहा है। जी सलाम के लिए भदरवा से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात कुलगाम से लापता जवान की, जिसकी लाश पाई गई है। मोहम्मद सलीम शाह नामी इस जवान को कल मताल हामा से मिलिटेंटों ने दरअसल अगवा कर लिया था। सलाम पहले SPO था, जिसे बाद में रियासती पुलिस फोर्स में शामिल कर लिया गया था। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें आपको कि मिलिटेंटों ने पहले अगवा किया, उसके बाद जवान को मौत के घाट उतार दिया और शहीद जवान की लाश सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल गई है। बता दें आपको कि कुलगाम से लापता था यह जवान, जिसकी लाश पाई गई। मोहम्मद सलीम शाह नामी इस जवान को कल दरअसल मताल हामा से मिलिटेंटों ने अगवा कर लिया था। और कुलगाम से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्शीद खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। खुर्शीद, किस तरह का माहौल वहां पर, और हमने देखा कि खराज अकीदत पेश कर रहे हैं तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार हैं, लेकिन गम और गुस्सा दोनों होगा। जी सूद, खासतौर पर यही मैं कहूँ कि अभी जो वहाँ पे जो बड़े DIG साउथ कश्मीर और SSP कुलगाम जो वहाँ पे उसके आखिरी लास्ट राइटर जो दे रहे थे वहाँ पे, तो आपको मैं बताते चलो जो ये सलीम जो है ये पहले SPO था। SPO आपको मैं बताते चलो कि SPO जो होता है 3,000 से 4,000 सैलरी होते हैं। तो उसके बाद इसको कन्वर्ट हुआ था, अब ये पुलिस कांस्टेबल बन चुका था। तो इस वक्त इसकी जो ड्यूटी थी वो पुलवामा DPL पुलवामा में थी। तो अभी सूचना पुलिस सूत्रों के मुताबिक यही कहते हैं कि कल शाम को असला बरदारों ने उसको अपने घर से उठाकर
लिया किडनैप करके। तो लेकिन सुबह ही आज तकरीबन दोपहर 2 बजे अगर देखा जाए तो उसके नजदीकी गांव है कोयमू नामी गांव, तो वहीं उसकी डेड बॉडी मिल गई। जी खालिद, जिस तरीके से ये अगवा करके कत्ल किया गया मिलिटेंटों की जानिब से, क्या कोई खास वजह मिलिटेंटों ने अगवा करने के बाद? इससे पहले हमने देखा था कि औरंगजेब के साथ ऐसे ही जो है मिलिटेंटों ने काराना हरकत की थी, इसके पीछे क्या वजह? जी खालिद, आपको मैं ये बात बताने चलूँ कि जो कश्मीर, मैंने पहले भी बताया कि दक्षिणी कश्मीर की बात अगर हम करेंगे, कुलगाम और शोपियान जिले की बात करेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा जो सपोर्ट जो है आम लोगों की तरफ से वो अफगान पसंदों को है। ये खुलम खुला बात है। रही बात इसकी जो मोस्ट इस तरीके से वाक़ा हुई कि मैं, क्योंकि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात करेंगे, जब कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जोन में जब मीडिया काम करते तो वहाँ जो भी हमारे पास सूचना जो आते हैं वो पुलिस की द्वारा से ही आते हैं। पुलिस के मुताबिक ही इसको वहाँ से शाम को ही अपने घर से अगवा करके आज सुबह इसको वहाँ पे इसकी डेड बॉडी वो नजदीकी बगीचा में मिली। जी खालिद, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इधर जम्मू में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। टॉपिक था एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोग्राम में अलग अलग महकमों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखने वाले लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर स्पीकर्स ने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संभालने वालों को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि जो लोग ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं उनको या तो काम करने से रोका जाता है या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जो लोग गलत तरीके से काम करते हैं वो लोग काम को अपनी जागीर समझकर काम करते हैं। ऐसे में देश की तरक्की नामुमकिन है। जी, ये प्रोग्राम है ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें हमारे एक्सपर्ट स्पीकर्स आ रहे हैं विद इन द स्टेट। वो लोग अपने एक्सपर्टीज को इन लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये सारे लोग जो है, जो ऑडियंस है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मिडिल लेवल के लोग आए हुए हैं जिन लोगों का 15-18 साल का एक्सपीरियंस है, और ये सब लोग उनके सुनेंगे, उनसे शेयर करेंगे। कुछ डायलेमास होते हैं एथिक्स में, कुछ काम करने की रूटीन्स, कुछ नई टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसे क्या आ रहा है। सो ये सब इन लोगों को इसके बारे में इनके साथ डिस्कशंस होंगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, और एथिक्स से मतलब ये है कि जो हमारी सबकी जिम्मेवारी है, जो हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक की तरफ, उसको हमने फुलफिल करना है और एथिक्स फॉलो करने हैं और लोगों के जीवन को बेहतर करना है। रियासत जम्मू कश्मीर में वॉलीबॉल का खेल बेहद मकबूल है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के साथ साथ अब रेफरी के लिए भी ट्रेनिंग का इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए बांडीपोरा में वॉलीबॉल रेफरी क्लिनिक कायम की गई है। बता दें कि शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम में कायम इस क्लिनिक में खिलाड़ियों के साथ साथ रेफरी को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जिला तरक्याती कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने आज इसका इफ्तिताह किया। ट्रेनिंग के लिए रियासत को चुनिंदा खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स टीचर का इंतखाब किया गया। इस मौके पर डीडीसी ने बताया कि जिले में खेलों को फरोग देने पर 1.25 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च की जा रही है। जिला इंतजामिया ने जिले के देही और शहरी इलाकों में इन पैसों से 51 खेल का मैदान बना रहा है। उन्होंने गांव सतह पर मजीद वॉलीबॉल कोर्ट बनाने और खिलाड़ियों को किट वगैरह देने का भी एक तरह से यकीन दहानी कराई। स्टेट रेफरी क्लिनिक जो वॉलीबॉल एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे था, एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है। स्पोर्ट्स का टैलेंट हमारे पास बांडीपुर में बहुत है। यहाँ के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको ग्रूम करने के लिए ये बहुत अच्छा एक कदम लिया गया है। और जिला इंतजामिया की तरफ से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से हम इनको एश्योर करेंगे जो भी इनको रिक्वायरमेंट होगी, जो फैसिलिटीज होगी हम देंगे, और गाँव तक हम जो इनके स्पोर्ट्स ग्राउंड है और जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करेंगे। सीआरपीएफ की 187 बटालियन की जानिब से सफाई मुहिम के तहत उधमपुर में देविका नदी के साथ लगे नालों की सफाई की गई। मुहिम में खुद बटालियन के कमांडेंट हरिंदर कुमार ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों से देविका तट के साफ रखने की बात कही और उसमें ताउन का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि देविका नदी को लेकर के लोगों में बड़ी अकीदत है। हर रोज यहां सैकड़ों अकीदतमंद आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने के लिए वो हर रोज सुबह 6 से 3 घंटे के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सफाई मुहिम चलाते हैं। कमांडेंट 187 बटालियन सीआरपीएफ हरिंदर कुमार,
मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 187 बटालियन CRPF द्वारा रामपुर शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में हमने पिछले एक सप्ताह से दूधगंगा से सफाई शुरू की और लक्ष्य हमारा देविका नदी तक साफ सफाई करना है। हमारे जवान प्रतिदिन बड़े उत्साह से इसमें कार्य कर रहे हैं और काफ़ी सफाई कर दी गई है। मैं अनुरोध करूंगा स्थानीय जनता से, दुकानदारों से एवं प्रशासन से आपके जरिए कि हमें इसमें सहयोग दें ताकि हम इसमें सफलता अर्जित कर सकें। इधर ट्रॉमा हॉस्पिटल पट्टन में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर CMMO बारामूला और BMO पट्टन की जानिब से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें खतरनाक वायरस मीजल्स रूबेला के बारे में जानकारी दी गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट, ICDS और हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से मीजल्स रूबेला वायरस के वजह से तमाम जो लोगों को परेशानी हो रही है, इसको लेकर के बेदार करने के लिए कैंपेन शुरू होने जा रहा है। यह कैंपेन सितंबर से पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वालों ने अपना पूरा ताउन देने का भी भरोसा दिलाया है। मैं जोनल एजुकेशन ऑफिस पट्टन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस टाइम। आज हमें यहां पर SDH पट्टन में बुलाया गया था, BMO साहब ने बुलाया था। उनकी ताउन से हम यहाँ पर आए थे। हमने एक मीटिंग रखी जिसके इसके हवाले से मीजल्स और रूबेला वायरस जो है एक कैंपेन है, इसको एरेडिकेट करना है हमें पूरी कंट्री से। अभी हम दूसरे स्टेट में तो ऑलरेडी हो चुका है, अब हम कश्मीर से कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हम पूरा ताउन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट BMO को देते हैं, जो कि मसरत साहब, डॉक्टर मसरत साहब जो कि बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरे ताउन पूरी हिम्मत के साथ इनके साथ इसको काम कर रहा है और इस डिजीज़ को दूर करने की पूरी मेहनत करेंगे। सेब उगाने वाले काश्तकार ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के स्ट्राइक के ऐलान से बेहद परेशान हैं। जहां स्ट्राइक होने के चलते दरअसल सेब बाहर के मार्केट में नहीं जा पा रहे और बड़ा नुकसान हो रहा है। फ्रूट मंडियां एसोसिएशन जो है वो परेशान हैं। उन्होंने ऐसे हालात में गवर्नर NN वोहरा से ट्रांसपोर्ट की सहूलियात एक बार फिर से मुहैया कराने की अपील की है, ताकि उनका माल बाहर के बाजार में पहुंच सके और नुकसान को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन की परेशानी आने से 6000 करोड़ की फ्रूट इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान भुगतना होगा। उधर MLA सोपोर हाजी रशीद ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमत को लेकर के ट्रक ऑपरेटर और ड्राइवर अपना खर्च नहीं निकाल पा रहे, इसको लेकर के अपनी बात की और कहा कि इस पर गौर करने की जरूरत है। अगर ये माल किसी भी जगह रुक जाएगा तो इससे ग्रोवर्स को बहुत भारी नुकसान होगा। हम गवर्नर से जो इस टाइम हुकूमत चला रहे हैं जम्मू कश्मीर की इकानमी इसी फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता है, और जो मिलिटेंसी के जो 26 साल हुए हैं उसमें अगर कश्मीर को बचाया तो इसी इंडस्ट्री ने। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो जो मेवोस के जो ट्रक्स यहाँ से चले जाते हैं उनको बिला झिझक किसी भी जगह रोक के इनको हर अपनी स्टेट तक पहुँचना चाहिए। और कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।